गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मनजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो गाइस, इससे पहले जितने भी हमने वीडियो की हैं उनमें हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा काम किसने किया है? तो सबसे पहले काम, सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम जो काफी फेमस हुआ वह किया था जीन पियाजे ने। वह किया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे, और हिंदी में इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जीन पियाजे। तो हिंदी में कहीं पर आपको कुछ इस तरह से भी लिखा जाएगा, दिखेगा, कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा यह है इसी तरह से लिखा जाता है। तो बेटर होगा कि हम इंग्लिश में ही याद करें क्योंकि यह चेंज नहीं होता, लेकिन हिंदी में कई बार ये ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो अपनी थ्योरी से पहले जानते हैं जीन पियाजे के बारे में कि वे कौन थे और ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये पहले शुरू से ही एक साइकोलॉजिस्ट नहीं रहे हैं, यह पहले थे वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट थे। यह पहले वैज्ञानिक थे और इनका इंटरेस्ट था पहले बायोलॉजी में। इनका इंटरेस्ट था बायोलॉजी में, और बायोलॉजी को जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। तो इसके बाद इनका इंटरेस्ट बना साइकोलॉजी में। और साइकोलॉजी की कौन सी फील्ड में बना? क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन आ भी जाता है कि जीन पियाजे ने साइकोलॉजी की कौन सी एरिया में, कौन सी साइड में इन्होंने ज्यादा काम किया है। तो वह है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इनका ज्यादा योगदान रहा है। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। तो इस क्षेत्र में इन्होंने अपना सबसे ज्यादा काम किया है। और क्या किया है इन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या थ्योरी दी इन्होंने? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया? इन्होंने किस पर स्टडी की? इन्होंने स्टडी की थी अपने ही बच्चों के ऊपर। इन्होंने स्टडी की थी अपने ही बच्चों के ऊपर। तो क्वेश्चन अगर आए कि स्टडी इन्होंने किन पर की थी? अपने ही बच्चों पर, यानी कि स्वयं के बच्चे, अपने ही बच्चों पर स्टडी की और उनके बिहेवियर को स्टडी किया था। यानी कि जीन पियाजे ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अपनी स्टडी की है और वह स्टडी की थी उन्होंने अपने ही बच्चों पर, उनके बच्चों का बिहेवियर नोटिस किया था उन्होंने। तो देखते हैं और क्या क्या था उनकी थ्योरी का आधार। तो जानते हैं उनकी थ्योरी का आधार क्या था? इन्होंने अपनी थ्योरी में पाया कि बच्चे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर बच्चे कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके पीछे उनकी कोई ना कोई थिंकिंग होती है। यानी कि बच्चे जो भी एक्टिविटी करेंगे वो उनके पीछे वे कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ उनका सोच होती है, उनकी थिंकिंग होती है, चिंतन होता है, और फिर उसी के आधार पर वो एक्टिविटी करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं। और इस थिंकिंग के लिए जीन पियाजे ने कहा है कि बड़ों की थिंकिंग यानी कि अडल्ट की थिंकिंग और बच्चों की थिंकिंग में काफी डिफरेंस होता है। और बच्चों की थिंकिंग एज के अकॉर्डिंग अच्छी होती जाती है। तो उन्होंने कहा बच्चों की सोच या थिंकिंग, सोच या हम थिंकिंग कह सकते हैं या चिंतन भी कह सकते हैं, थिंकिंग
उनकी एज के अनुसार और अच्छी होती जाएगी, यानी कि उनकी थिंकिंग की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती जाएगी, निखरती जाएगी। तो क्या कहा यहाँ पर, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, थिंकिंग की जो क्वालिटी है यानी कि गुणवत्ता और अच्छी होती जाएगी या बढ़ती जाएगी। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि बच्चों की थिंकिंग में और बड़ों की थिंकिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। और जैसा कि इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ेगी वैसे वैसे थिंकिंग की क्वालिटी भी और अच्छी होती जाएगी, यानी कि काफी अच्छी होती जाएगी, यानी कि एक आयु के साथ बच्चे मैच्योर होते जाएंगे। तो यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि जीन पियाजे की थ्योरी का आधार क्या है, यानी कि उन्होंने अपनी थ्योरी में किस पर फोकस किया है। तो उन्होंने कहा है एज बढ़ने के साथ साथ थिंकिंग बढ़ने पर फोकस किया है। और उन्होंने क्या कहा है कि जैसे जैसे मैच्योर होंगे वैसे वैसे थिंकिंग भी और मैच्योर होती जाएगी। तो यहाँ पर मैच्योरिटी पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। तो क्वेश्चन ये कई बार आया भी हुआ है कि उनका फोकस किस पर रहा है जीन पियाजे का, तो उनका फोकस रहा है मैच्योरिटी के ऊपर, कि बच्चे जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी क्वालिटी थिंकिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बच्चे और अच्छा लॉजिकल सोचते जाएंगे। तो देखते हैं और क्या क्या कहा है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं। और उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है, यानी कि नन्हा वैज्ञानिक। और एक्टिव लर्नर यानी कि सक्रिय सीखने वाला कहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक नाम और दिया है बच्चों को, उन्होंने इनके साथ साथ में कहा है एक्टिव इन्वेस्टिगेटर, यानी कि एक सक्रिय खोजकर्ता भी कहा है उन्होंने। किसे कहा है यह सब उन्होंने, चाइल्ड को, यानी कि एक बच्चे को उन्होंने कहा है कि एक बच्चा सक्रिय लर्नर होता है और एक लिटिल साइंटिस्ट यानी कि एक्टिव इन्वेस्टिगेटर होता है। बच्चा अपने एनवायरनमेंट से चीजों को खोज करके सीखता है और सीखने में वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में काफी अच्छा काम किया है और अपने ही बच्चों पर उन्होंने स्टडी कर डाली, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो यदि कहीं पर भी पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, तो वह है जीन पियाजे, यानी कि बाल मनोविज्ञान के जनक या पिता कौन है, जीन पियाजे। तो यह थे इन्होंने क्या क्या कहा बच्चों के बारे में। और भी इन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, जैसे कि इन्होंने बच्चे को नॉलेज कंस्ट्रक्टर भी कहा है। इसे हिंदी में कहेंगे ज्ञान का निर्माणकर्ता या निर्माण करने वाला कहा है। किसको कहा है, बच्चे को कहा है कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद ही बिल्ड करता है, खुद ही बनाता है, खुद ही निर्माण करता है अपनी नॉलेज का। और इन्होंने बच्चे को लिए कहा है कि एक बच्चा कैसे सीखता है वो भी इन्होंने बताया है। तो चलिए जानते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। इन्होंने कहा कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, यानी कि जब एक बच्चा संसार में आता है, तो बच्चा कैसे किसी चीज को, या जैसे इन्होंने नाम दिया है नॉलेज कंस्ट्रक्टर,
तो वह कैसे करता है कंस्ट्रक्ट नॉलेज, तो देखते हैं। बच्चा जब संसार में आता है, संसार में आता है तो वह अपने एनवायरनमेंट में नई नई चीजें देखता है, न्यू न्यू ऑब्जेक्ट देखेगा, यानी कि नई वस्तुएं या चीजों को देखेगा, नई नई चीजों को देखेगा और उनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए नई चीजें हैं, तो बच्चे को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है बच्चे के पास में, तो इससे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इसलिए बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उनके बारे में जानने की। क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी और इस क्यूरियोसिटी को उत्पन्न जो हुई है उनके अंदर, इसको शांत करने के लिए क्या किया जाता है, बच्चे के मेंटल एक्टिविटी करवाई जाती है। बच्चे में मेंटल एक्टिविटी करवाई जाती है। मेंटल एक्टिविटी के माध्यम से उसकी इस क्यूरियोसिटी को शांत किया जाता है, शांत किया जाता है। और मेंटल एक्टिविटी के इस माध्यम से शांत किया जाता है। तो ये मेंटल एक्टिविटी कैसे शांत होती है, तो उसका भी एक छोटा सा प्रोसीजर दिया है इन्होंने। तो एक क्वेश्चन के जरिए हम उसको समझते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या जन्म के समय बच्चे में कोई भी ऐसी चीज स्कीमा, या फिर उन्होंने कई बातें, तो कई उन्होंने काफी कॉन्सेप्ट दिए हैं अपनी थ्योरी में। तो हम पहले स्कीमा को जानते हैं कि उन्होंने एक स्कीमा वर्ड दिया था। तो यह स्कीमा क्या होता है, पहले हम जानेंगे स्कीमा के बारे में। तो स्कीमा क्या होता है जानते हैं। स्कीमा, तो स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है। स्कीमा क्या है, एक मानसिक संरचना है या मानसिक मेंटल स्ट्रक्चर है। किसका है स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ experience, mental structure of experiences, knowledge, या फिर हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन और स्किल। यह होता है स्कीमा, यानी कि जो हमारे मानसिक, जो दिमाग से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं वो होती है स्कीमा। इसकी एक डेफिनेशन आपने कई बार सुना होगा कि डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आती है, तो वो मैं बोल देती हूँ। वो क्या होती है, स्कीमाज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सच कॉग्निटिव मॉडल्स एंड अनेबल अस टू फॉर्म ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। जिसे पियाजे ने क्या कहा है, स्कीमा। और इस स्कीमा में क्या क्या उत्पन्न होते हैं, सूचनाएं यानी कि इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव, नॉलेज यानी कि ज्ञान, इन सब का एक संगठित रूप होता है स्कीमा। और क्वेश्चन आता है कि क्या जन्म के समय बच्चे के अंदर कोई स्कीमा होता है, तो आंसर है यस। तो जन्म के समय कैसे कैसे स्कीमा होते हैं, कैसे बिल्ड होते हैं, तो देखिए बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा करता है किसी भी चीज को देखता है, पहले किसी भी चीज को पहले देखता है यानी कि सीन। फिर क्या करता है, फिर बच्चा उस चीज तक पहुंचता है यानी कि पहुंचना, रीच। और फिर वह उस वस्तु को पकड़ता है यानी कि होल्ड। और फिर वह उस वस्तु को शकिंग करना शुरू कर देता है, उस वस्तु की, यानी कि चूसना शुरू कर देता है। आपने कई बार देखा होगा छोटे बच्चों को कि किसी भी वस्तु को जो उसे अट्रैक्ट करती है उसे देखेगा, उस तक पहुंचेगा और पहुंचने के बाद उसको पकड़ लेता है चीज को और सीधा उसके मुंह में जाती है, यानी कि शकिंग उसकी शुरू हो जाती है। तो यह प्रोसेस होता है स्कीमा का। इस तरह से वह अपनी स्कीमा को बिल्ड करता है इन एक्टिविटी के द्वारा।
तो यह किया था उन्होंने अपने स्कीमा को बिल्ड। इसके अलावा और क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं उन्होंने अपनी थ्योरी में, तो हम पहले स्कीमा को हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे एक वर्ड उन्होंने दिया था एडेप्टेशन। एक वर्ड उन्होंने दिया था एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन को हिंदी में कहेंगे अनुकूलन। अनुकूलन। तो यह अनुकूलन क्या होता है? यह अनुकूलन होता है कि जैसा एनवायरनमेंट है, जैसा वातावरण है या फिर जैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वैसा ही ढाल लेना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को बदल लेना, यानी कि ढाल लेना, यह होता है एडेप्टेशन। तो क्या होता है यह? वातावरण के अनुसार स्वयं को या खुद को ढाल लेना या बदल लेना, यह होता है एडेप्टेशन। और इस एडेप्टेशन के 2 पार्ट बताए हैं जीन पियाजे ने। तो वह 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? वह 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। तो देखते हैं यह दोनों क्या है। कई बार देखा गया है कि बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। तो सबसे पहले तो यह एडेप्टेशन का पार्ट होते हैं और एसिमिलेशन को हिंदी में कहा जाता है आत्मसातकरण। और एकोमोडेशन को हिंदी में कहा जाता है सामंजस्य। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको सामंजस्य कहा जाता है। और सामंजस्य कहा जाता है और इसको एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम है सुदृढ़शीलकरण और एक नाम है इनका सामंजस्य। तो यह कैसे होती है और क्या क्या होता है यह हम जानते हैं। तो एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है कि जो हमारे पूर्व अनुभव हैं, उनके साथ में हम किसी भी नई चीज को या नए ज्ञान को, नई सूचना को जोड़ लेते हैं और अपना नया एक्सपीरियंस बना लेते हैं। यानी कि पुराने एक्सपीरियंस को नए एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो क्या होता है यह एसिमिलेशन, आत्मसातकरण? यह होता है ओल्ड एक्सपीरियंस, यानी कि पुराने एक्सपीरियंस प्लस में न्यू एक्सपीरियंसेस, तो बनता है एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन कैसे होता है? ओल्ड एक्सपीरियंस प्लस न्यू एक्सपीरियंस और इसके बाद में कॉन्सेप्ट में चेंज आता है, यानी कि चेंज या मॉडिफिकेशन होता है। तो वह होता है एकोमोडेशन, यानी कि सुदृढ़ीकरण होता है। तो कैसे कैसे होता है वो हम जानते हैं कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या मैथ के जैसे हो गया है, प्लस करके, इक्वल करके, चेंज करके। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि हमें काफी अच्छे से समझ में आ जाए। तो जानते हैं इनके कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है। तो चलिए इनका एग्जाम्पल के थ्रू हम जानते हैं कि ये क्या होता है। तो क्या था? एक एसिमिलेशन और दूसरा था एकोमोडेशन।
एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन में क्या था, जो हमारे ओल्ड एक्सपीरियंस थे, ओल्ड एक्सपीरियंस, जिन्हें हम कहते हैं कि पुराने अनुभव, और इसके साथ में क्या था, न्यू एक्सपीरियंस। और यहां पर हमने इससे आगे चल के क्या किया था कि कॉन्सेप्ट में चेंज हो रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट में चेंज हो रहा है या फिर मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो पहले तो हमारा की पॉइंट यही है कि जहां पर हमें दिखे कि कॉन्सेप्ट में चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो वह क्या कहलाएगा। तो सीधा सीधा आंसर है एकोमोडेशन। तो कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको, कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो वह क्या करता है कि उसको लगता है कि बिल्ली उसने पहले देखी, तो उसने बिल्ली देखी तो उसने जाना कि फर वाली बहुत से बाल होते हैं और इतने साइज के जिसके 4 पैर होते हैं, वह होती है बिल्ली। क्या होती है, उसने अपने एनवायरनमेंट में देखा एक बिल्ली होती है, और बिल्ली देखी, उसने पहले बिल्ली देखी व्हाइट कलर की, यानी कि सफेद कलर की उसने एक बिल्ली देखी। फिर उसने, यह तो था उसका ओल्ड एक्सपीरियंस, फिर उसने एक और बिल्ली देखी, उसका कलर है ब्लैक, उसका कलर है ब्लैक। तो बच्चे ने तो पहले व्हाइट कलर की ही बिल्ली देख रखी थी, उसने ब्लैक कलर की बिल्ली नहीं देख रखी थी। तो जैसे ही उसने ब्लैक कलर की बिल्ली देखी तो उसने जाना कि ये तो उतने ही आकार की है, वैसे ही बोलती है और वैसे ही चलती है, तो यानी कि बिल्ली किसी भी रंग की हो सकती है, बिल्ली सफेद भी हो सकती है और बिल्ली काली भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या था, किसके बारे में था ये नॉलेज, ये नॉलेज था कैट के बारे में। यानी कि कॉन्सेप्ट तो वही रहा, लेकिन उसने क्या किया, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि उसे सिर्फ पता था कि बिल्ली तो सिर्फ व्हाइट कलर की ही होती है, और उसका न्यू एक्सपीरियंस क्या बना, उसका न्यू एक्सपीरियंस बना कि बिल्ली ब्लैक कलर की भी हो सकती है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या रहा कि बिल्ली तो बिल्ली ही रहेगी, लेकिन उसके कलर ब्लैक और व्हाइट दोनों हो सकते हैं, ब्लैक और व्हाइट कौन दोनों ही हो सकते हैं। तो यह था कैट के बारे में कि बिल्ली ऐसे ऐसे होती है। फिर यहाँ देखे एकोमोडेशन में, यहाँ पर उसने सीखा था कि कैट व्हाइट और ब्लैक कलर दोनों कलर की हो सकती है, लेकिन जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने गली में जाना शुरू किया, तो उन्होंने देखी जैसे फर्री का, जैसे कि कुत्ते नहीं होते छोटे छोटे, तो वैसा ही उसने एक छोटा कुत्ता देखा, वो भी व्हाइट कलर का था और छोटा था, व्हाइट कलर का था, और यह बड़ी बिल्ली है। तो बच्चे ने उसे देखकर कहा कि ये तो बड़ी बिल्ली है, और बच्चा उसे देखता रहा। लेकिन जब कुत्ते ने भौंका तो उसको एहसास हुआ, उसे पता चला कि बिल्ली तो म्याऊं करती है, लेकिन कुत्ता भौंक रहा है। तो उसने अब क्या जाना, पुराना एक्सपीरियंस क्या था कि बिल्ली व्हाइट और ब्लैक कलर की हो सकती है। जो उसका पहला एक्सपीरियंस था उसका कि बिल्ली व्हाइट और ब्लैक कलर की हो सकती है। फिर उसने कुत्ते को भी बिल्ली ही कहा, कुत्ते को भी बिल्ली ही कहा, कैट ही कहा। ये था उसका न्यू एक्सपीरियंस। लेकिन जब कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो उसके जो कॉन्सेप्ट में चेंज आया, कॉन्सेप्ट में चेंज आया कि यह तो बिल्ली नहीं कुत्ता है, यह तो डॉगी है। तो यानी कि उसके अब कॉन्सेप्ट में चेंज आ गया है। यहाँ पर कैट थी, यहाँ पर डॉग था, अब उसके कॉन्सेप्ट में चेंज आ गया है, यानी कि बदलाव आ गया है उसमें। तो जब भी बदलाव और मॉडिफिकेशन या चेंज जैसे वर्ड आए तो वह सीधा सीधा होता है एकोमोडेशन, यानी कि पुराने एक्सपीरियंस को, पूर्व अनुभव को और नए अनुभव को मिलाने के बाद जब कॉन्सेप्ट में, संप्रत्यय में चेंजेस आते हैं, बदलाव होता है, तो उसको कहते हैं एकोमोडेशन। इसके साथ इन्होंने एक और बात कही है जो कि इन पॉइंट से ही थोड़ी जुड़ी हुई है। तो इन्होंने, पियाजे ने एक और बात कही, किसके बारे में बात की, एक्विलिब्रियम,
जिसे हिंदी में कहा जाएगा संतुलन। और एक इन्होंने कहा डिसइक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन भी इन्होंने कहा है। तो संतुलन क्या होता है? संतुलन होता है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिटी होना, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिटी होना, उसके बारे में पूरी नॉलेज होना, किसी भी तरह का डाउट ना होना होता है इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्लियरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें अपने कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ पता है, हमें कोई भी किसी भी तरह का संदेह या किसी भी तरह का डाउट नहीं है कॉन्सेप्ट के बारे में, संप्रत्यय के बारे में। और इक्विलिब्रियम क्या, ये तो होता है इक्विलिब्रियम। और फिर क्या होगा इसका उल्टा, डिसइक्विलिब्रियम, जिसे हिंदी में कहा जाएगा असंतुलन की अवस्था, असंतुलन। तो असंतुलन कब होगा? जब हमें अपने कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिटी नहीं होगी, जब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी और डाउट होगा यानी कि संदेह होगा। तो क्वेश्चन आ जाए कि जिन पियाजे ने कौन सी सिचुएशन को, कौन सी अवस्था को सही बताया है सीखने के लिए, तो आंसर होगा डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि असंतुलन की अवस्था को जिन पियाजे ने बेस्ट बताया है सीखने के लिए। तो यह अवस्था सीखने के लिए और लर्नर के लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? अब ये देखिए, जब हमारे दिमाग में, जब हमारे अंदर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्लियरिटी होगी अच्छे से, तो हम क्या सीखेंगे? नहीं सीखेंगे, क्योंकि सीखने की आवश्यकता तो वही होती है ना जहां पर हमें डाउट होते हैं, जहां पर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसीलिए इस सिचुएशन को जीन पियाजे ने बेस्ट बताया है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब देखिए, अपने एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, पहले वाले को, कैट को ही, कि जब बच्चे ने कुत्ते को देखा था तो उसे लगा कि ये तो बिल्ली ही है। तो जब तक उसे लग रहा था ये तो बिल्ली ही है, जब तक कुत्ता चुप था तो उसके दिमाग में बना हुआ था ये तो बिल्ली है। तो तब तक वह सिचुएशन थी संतुलन की, यानी कि उसके दिमाग में क्लियरिटी थी कि ये तो बिल्ली ही है। लेकिन जैसे ही कुत्ते ने भौंका तो उसके दिमाग में संदेह हुआ, डाउट पैदा हुआ। जैसे ही कुत्ते ने भौंका तो उसके दिमाग में संदेह हुआ, डाउट हुआ कि बिल्ली तो ऐसे नहीं बोलती, तो फिर ये क्या है? बिल्ली तो ऐसे नहीं बोलती, बिल्ली तो म्याऊं करती है, तो ये क्या है? तो फिर उसे अपने बड़ों से पता चला कि ये तो कुत्ता है। क्या है ये तो कुत्ता है। यानी कि संदेह उत्पन्न हुआ तो उसने क्या, कौन सी सिचुएशन हो गई उसकी? असंतुलन की, क्योंकि अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा, अब उसका कॉन्सेप्ट में गड़बड़ आ गई है, गड़बड़ाहट हो गई है। तब कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, उसे पता चला ये तो डॉगी है, ये तो डॉग है। तो उसने नई चीज को सीखा, न्यू चीज सीखी, न्यू इंफॉर्मेशन गेन की। और वह कैसे की? असंतुलन हुआ उसका उत्पन्न, तभी तो उसने नई चीज सीखी। और इसीलिए कहा गया है, जीन पियाजे ने भी कहा है कि जब असंतुलन की अवस्था होगी तभी एक लर्नर, तभी एक बच्चा नई चीज को सीखेगा और उसमें क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी। तो यह थे कुछ हमारे मेन कॉन्सेप्ट इस थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी के रिलेटेड जो भी स्टेजेस दी हैं जीन पियाजे ने, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।